हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के विज्ञान से पाठ 13 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को आज शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि हम में से सभी लोग वस्त्र पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। और हमारे जो पोशाक होते हैं आपको पता है वो किससे बना होता है। तो सभी के पोशाक धागों से बने होते हैं और ये जो धागे होते हैं वो रेशों से बने होते हैं, है ना, जिसको हम लोग फाइबर्स कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये सभी कपड़े किसी न किसी तंतु या रेशे से बने होते हैं। अब रेशे जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो रेशा है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का है, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा मतलब जो प्रकृति में बन गया है, अपने आप बन गया है, और संश्लेषित रेशे मतलब जिसको मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए प्राप्त संसाधनों से बनाया है। प्राकृतिक रेशे को हम लोग कहते हैं नेचुरल फाइबर्स और संश्लेषित रेशे को कहते हैं हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स। अब देखिए एक एक करके हम देखते हैं कि प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं और सिंथेटिक रेशे क्या होते हैं। तो आप देखिए जो रेशे प्राकृतिक स्रोतों जैसे पौधे या जानवरों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे सूती, रेशमी, ऊनी। आपको पता होगा सूती रेशे जो होते हैं वो कपास से मिलते हैं, रेशमी रेशे जो होते हैं वह रेशम के कीट से मिलते हैं, और ऊनी जो होते हैं वह भेड़ से मिलते हैं या फिर याक से मिलते हैं, बकरी से भी ऊन प्राप्त होता है। इस तरह से बहुत सारे जीव हैं जिससे हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं। अब देखिए कृत्रिम रेशे क्या होते हैं। तो जो रेशे कृत्रिम तरीकों से प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं उन्हें संश्लिष्ट या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। इन्हें हम लोग कृत्रिम रेशा भी कहते हैं, जैसे नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर इत्यादि, है ना। ये सभी जो रेशे होते हैं यह मानव निर्मित रेशे होते हैं। अब देखिए इन रेशों से बहुत प्रकार के सामग्री बनाई जा सकते हैं। अभी देखिए आपके सामने एक सारणी दिया हुआ है और इसमें देखिए इधर यहाँ पर देखिए वस्तु का नाम है और यहाँ है रेशों का प्रकार कि वो किस प्रकार के रेशों से बने हैं। जैसे देखिए वस्तु है रेशम की साड़ी। तो रेशम की साड़ी किससे बनी होगी? प्राकृतिक रेशा से, क्योंकि रेशम से बना होगा रेशम की साड़ी, और रेशम जो होता है वो प्राकृतिक रेशा होता है। टूथब्रश तो प्लास्टिक की बनी होगी या संश्लेषित रेशा होगा। तो इस तरह से बहुत सारे अन्य वस्तु भी हो सकते हैं। आपको यहाँ पर वस्तु का नाम लिखना है और इधर लिखना है आपको कि वह किस प्रकार का रेशों से बना हुआ हो सकता है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं स्वेटर, एक वस्तु है। तो स्वेटर किससे बना होगा? ऊन से बना होगा। ऊन कैसा रेशा है? प्राकृतिक रेशा है। अगर हम बात करते हैं कंघी, तो कंघी किससे बना होगा? वो प्लास्टिक का बना होगा। तो प्लास्टिक कैसा रेशा है? संश्लेषित रेशा है। इस तरह से आप भी कमेंट करके दो वस्तुओं के नाम बताएं और यह भी बताएं कि वो किस प्रकार के रेशों से बने हुए होते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं ये संश्लेषित रेशे क्या है ना। तो संश्लेषित रेशा छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। मतलब बहुत सारे छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है जो कि संश्लेषित रेशा कहलाता है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि छोटी छोटी इकाइयों को हम लोग कहते हैं एकलक, और उन सभी छोटी इकाइयों से मिलकर के जो संश्लेषित रेशा बनता है उसे हम लोग बहुलक भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। अब देखिए जिस प्रकार से एक एक मोतियों को मिलाने से माला का एक पैटर्न बनता है, कागज की क्लिपों को बना करके हम भी उसकी एक श्रृंखला बना सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, या मोतियों की माला है, या पर कागज का पेपर क्लिप जो होता है उसे बना एक श्रृंखला है। तो एक एक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के ये एक पूरी श्रृंखला बन रही है। एक एक मोतियों के मिलाने से ये पूरी माला बन रही है। उसी प्रकार से एक एक छोटी छोटी इकाइयों को मिलाने से संश्लेषित रेशे का निर्माण होता है। अभी आप देखिए यहां आप देख सकते हैं यह एक साथ जुड़ी छोटी इकाइयों की एक लंबी श्रृंखला है। इसी प्रकार संश्लेषित रेशे में भी अनेक छोटी इकाइयां आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बनाती है, जिनमें प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ होता है। रासायनिक पदार्थों से ही संश्लेषित रेशों का निर्माण होता है। अब देखिए एक प्रश्न है, क्या होता है बहुलक?
तो देखिए क्या होता है बहुलक। तो जैसा कि हमने अभी बताया था कि बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को मिला करके एक श्रृंखला बनती है जिससे संश्लेषित रेशे का निर्माण होता है। तो वो जो एक बड़ी श्रृंखला बनी उसे ही हम लोग कहते हैं बहुलक। देखिए इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाती है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहुलक क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है जिसे हम लोग बहुलक कहते हैं। वास्तव में बहुलक जो है वह दो शब्द से मिलकर बना है, एक पॉली और दूसरा होता है मर। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है भाग, मतलब अनेक हिस्सों से बना हुआ एक भाग जिसको हम लोग कहेंगे पॉलीमर। अतः एक बहुलक जो है बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे बहुलकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलिएस्टर, नायलॉन आदि जो है वो संश्लेषित रबर इत्यादि जो है वो सभी क्या है बहुलक ही हैं। अब देखिए ऐसी बात नहीं है कि बहुलक सिर्फ मानव निर्मित ही होते हैं। बहुत सारे बहुलक जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जैसे कपास एक बहुलक है और कपास जो बनता है जिसे सेलुलोज कहते हैं, और सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से बने होते हैं। तो कपास जो है वो क्या है, एक बहुलक है और बनता किससे है, तो बहुत सारी ग्लूकोज इकाइयों से कपास का निर्माण होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि संश्लेषित रेशों के कितने प्रकार हैं। यूं तो संश्लेषित रेशों के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से कुछ विशेष बात करेंगे। तो देखिए संश्लेषित रेशे के प्रकार, सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेयॉन, है ना। अब देखिए आपने क्लास 7 में रेशम कीट के बारे में पढ़ा होगा और आपने सीखा होगा कि किस प्रकार रेशम कीट से रेशम के धागों का निर्माण होता है। आपको याद है रेशम कीट से रेशम के रेशे कैसे प्राप्त की जाते हैं। रेशम रेशे की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई थी। लंबे समय तक चीन ने इस आविष्कार को गोपनीय रखा था, छुपा करके रखा था। बाद में इसकी जानकारी दूसरे देशों को भी हुई। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़े बहुत महंगे थे, फिर भी इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर दिया, क्योंकि रेशम का जो रेशा होता है वो बहुत मुलायम होता है, हल्का होता है और उससे बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बन सकते हैं। अब इस कारण रेशम रेशे को कृत्रिम तरीके से बनाने का प्रयास किए जाने लगे, क्योंकि वो बहुत महंगा था। प्राकृतिक रेशम था वो बहुत महंगा था, लेकिन वो बहुत सुंदर था, अच्छा लगता था, मुलायम था। तो लोगों ने सोचा क्यों ना इसी प्रकार का हम एक और रेशा का निर्माण करें। तो 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। यह रेशा जो है रेयान या कृत्रिम रेशा कहलाया। इसे कास्ट लुगदी मतलब रुई, लबड़ी इत्यादि के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किया जाता है। यद्यपि यह एक प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त होता है ना, मतलब यह पूरी तरह से मानव निर्मित नहीं था। कास्ट लुगदी जो कि प्राकृतिक रेशा है और इसको बनाया गया है कृत्रिम तरीका से, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अर्ध संश्लेषित रेशा, है ना। एक प्रश्न पूछा जाता है रेयन को अर्ध संश्लेषित रेशा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण कास्ट लुगदी से होता है और बनाने का जो तरीका है वह कृत्रिम है, इसलिए इसे अर्ध संश्लेषित रेशा कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यह एक अर्ध संश्लेषित रेशा है क्योंकि यह कास्ट लुगदी से रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किया जाता है ना। रेयॉन रेशम से सस्ता होता है। इसे रेशम के रेशों के समान ही बुना जा सकता है। इसे विभिन्न प्रकार के रंगों में रंगा जा सकता है। रेयॉन से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। रेयॉन को सूती रेशों के साथ मिलाकर बिस्तर के चादर अथवा ऊनी रेशों के साथ मिलाकर के कालीन या गलीचा बनाई जाती है। ये सब क्या है, रेयॉन के उपयोग है। आप इसे ध्यान से देखेंगे। अब देखिए हम दूसरे प्रकार के संश्लेषित रेशों की बात करते हैं, उसका नाम है नायलॉन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नायलॉन जो है एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। 1931 में इसका निर्माण बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, मतलब इसमें किसी प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, है ना, उपयोग किए बिना बनाया गया था। यह कोयला, जल एवं वायु से बनाया गया था। अतः यह पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के प्राकृतिक कच्चे माल जो कि पौधों या जंतु से प्राप्त हो उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। सर्वप्रथम इसे न्यूयॉर्क और लंदन के बाजारों में बेचा गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, नायलॉन। एक प्रश्न है कि नायलॉन का नाम नायलॉन क्यों पड़ा, क्योंकि सर्वप्रथम इसे न्यूयॉर्क और लंदन के बाजारों में बेचा गया था। तो न्यूयॉर्क का जो दो वर्ड है NY और लंदन का जो वर्ड है लास्ट का LON मिला करके बना दिया गया नायलॉन।
नायलॉन के जो रेशे होते हैं वो हल्के होते हैं, चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं और धुलने में आसान होते हैं। अब देखिए यहाँ से नायलॉन के रेशे की गुण है, पहला गुण क्या है, ये हल्के होते हैं, दूसरा गुण ये चमकीले होते हैं, तीसरा ये कठोर होते हैं और चौथा धुलने में काफी आसान होते हैं। नायलॉन के रेशे का उपयोग जो है पहनने के कपड़े, मछली पकड़ने की जाली, बैडमिंटन एवं टेनिस रैकेट की डोरियां, रस्सियां, टूथब्रश, पेंट ब्रश, कंघी, कार सीट बेल्ट, मोजा, पर्दा, मशीनों के पार्ट पुर्जे, सोने का थैला आदि बनाने में होता है। मतलब बहुत सारे उपयोग हैं जो कि नायलॉन के हैं। यहाँ से नायलॉन का उपयोग आप देख सकते हैं और इसे याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है नायलॉन के क्या उपयोग हैं, तो आप यहाँ से इसके उपयोगों को देख सकते हैं। अब देखिए नायलॉन के जो रेशे होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल पैराशूट बनाने के लिए और जो चट्टान पर जो चढ़ते हैं लोग, पहाड़ों पर जो लोग चढ़ते हैं उसकी रस्सियां बनाने के लिए होते हैं, क्योंकि यह काफी मजबूत होता है और हल्का भी होता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में देखिए एक रॉक क्लाइंबर है, चढ़ रहा है और इसकी जो रस्सी जो है वह नायलॉन की बनी होगी। अब देखिए यहाँ पर एक पेंट ब्रश है और इसके जो रेशे हैं वह नायलॉन की बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पैराशूट है, तो पैराशूट का जो होता है कपड़ा वह भी नायलॉन का बना होता है, उसके धागे भी नायलॉन के बने होते हैं। अब देखिए नायलॉन धागा अन्य धागों से अधिक सबल होता है। नायलॉन का जो धागा होता है अन्य धागों से बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसके लिए एक क्रियाकलाप किया गया है, तो क्रियाकलाप को मैं यहाँ आपको नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए मैं किसी अलग वीडियो में बात करूंगा। चलिए अब देखिए तीसरा प्रकार का जो संश्लेषित रेशा है वो है हमारा पॉलिस्टर, है ना। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित तंतु है। इसे इंग्लैंड में टेरिलिन, अमेरिका में डेक्रोन और भारत में टेरिन कहते हैं। मतलब इस पॉलिस्टर का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। इंग्लैंड में क्या कहते हैं, टेरिलिन कहते हैं, अमेरिका में क्या कहते हैं, डेक्रोन कहते हैं, भारत में क्या कहते हैं, टेरिन कहते हैं। पॉलिस्टर तंतु से बने वस्त्रों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है, मतलब ये रिंकल्स फ्री होते हैं। अगर हम इसमें एक बार इस्त्री करते हैं तो काफी समय तक उसका इस्त्री बना रहता है। तो पॉलिस्टर तंतु से बने वस्त्रों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, इसे धोना आसान होता है, अतः यह वस्त्र उद्योग में काफी उपयोगी है। टेरिलिन का उपयोग कमीज, पैंट, साड़ी, पर्दे तथा अन्य वस्त्रों के निर्माण में होता है। यहाँ पर टेरिलिन का उपयोग है, मतलब पॉलिस्टर का उपयोग है। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे काफी महीन रेशे खींचे जा सकते हैं, जिसे किसी भी अन्य धागा की भांति बुना जा सकता है ना। अब देखिए पेट पॉलिस्टर का एक काफी सुपरिचित रूप है। इसका उपयोग बोतल, घरेलू बर्तन तथा अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में होता है। पॉलिस्टर रेशे पेट्रोलियम उत्पादों से बनाए जाते हैं। यहाँ याद रखेंगे कि पॉलिस्टर के जो रेशे होते हैं वो पेट्रोलियम उत्पादों से बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद मतलब जो पेट्रोलियम पदार्थ से होते हैं, डीजल है, एस्फाल्ट है, सारी पेट्रोल है, डीजल है, एस्फाल्ट है, स्नेहक है, ये सभी पेट्रोलियम उत्पाद हैं। अब देखिए एक यहाँ पर देखिए रेड कलर से जो लिखा हुआ है कि प्राकृतिक और संश्लेषित रेशों से प्राप्त मिश्रित रेशे। वास्तव में पॉलिस्टर जो है, पॉली और एस्टर है, एक रासायनिक उत्पाद एस्टर की आवर्ती इकाइयों से बना है। एस्टर के बारे में आप क्लास 10 में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। एस्टर वे रासायनिक पदार्थ हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। इससे बने कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलिस्टर एवं सूती रेशों का मिश्रण होता है तथा पॉलीवूल पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण होता है। अब चलिए हम देखते हैं चौथा संश्लेषित रेशा, जो कि हमारा है एक्रिलिक। एक्रिलिक रेशे पॉलिस्टर और नायलॉन के रेशे जैसे सीधे नहीं होते हैं, ये ऊन के रेशे जैसे होते हैं। आपने देखा होगा ऊन के जो रेशे होते हैं वो थोड़ा घुंघरेले टाइप के होते हैं, वो मुड़े मुड़े होते हैं। उसी प्रकार से एक्रिलिक रेशे भी ऊन के समान ही होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगे होते हैं, क्योंकि वो भेड़ से प्राप्त होता है या फिर याक से प्राप्त होता है, लामा से, एल्पैका से, कुछ खरगोश से भी ऊन प्राप्त होता है। तो एक्रिलिक रेशों से बनी हुई वस्तुएं अपेक्षाकृत क्या होती है, सस्ती होती है। एक्रिलिक रेशे विभिन्न रंगों में प्राप्त होते हैं एवं अधिक टिकाऊ होते हैं। यही कारण है कि वे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि वो सस्ता भी है और उससे बढ़िया भी है। इन रेशों का उपयोग प्रायः स्वेटर, शॉल और कंबल बनाने के कार्यों में किया जाता है। आपने देखा होगा कि ठंडी के दिनों में हम सभी स्वेटर पहनते हैं, और ये जो स्वेटर या शॉल या कंबल ओढ़ते हैं उनमें से अधिकतर जो होते हैं वो एक्रिलिक रेशों से बने होते हैं, क्योंकि एक्रिलिक रेशे जो होते हैं वो प्राकृतिक ऊन से सस्ते होते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। आखिर हम
क्यों इतने ज्यादा संश्लेषित रेशों का उपयोग करते हैं, क्या उसमें गुण है जिसकी वजह से इतने ज्यादा इसके उपयोग किए जा रहे हैं, है ना। अब देखिए आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से संश्लेषित रेशों के इतने उपयोग होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संश्लेषित रेशों से निर्मित वस्त्र का टुकड़ा प्राकृतिक रेशों से निर्मित वस्त्र की अपेक्षा कम जल सोखता है, और कम जल सोखेगा तो सुखाने में उसको आसानी होगी, धोने में उसमें कम पानी खर्च होगा, साथ ही उन्हें सूखने में भी कम समय लगता है। संश्लेषित कपड़ा सिकुड़ता नहीं है, रिंकल्स फ्री होते हैं। इस कारण संश्लेषित रेशों से बने कपड़ों को धोवो और पहनो, बस वॉश करें और पहने, ऐसा उसको कहते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, एक प्रश्न देखिए आपके सामने आया है, रसोई घर में काम करते समय सूती कपड़ा पहनने के लिए क्यों कहा जाता है। देखिए जब हम लोग संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़ों को पहनते हैं तो वह आसानी से आग पकड़ लेता है, और आग पकड़ने पर वो चिपकता है शरीर से, लेकिन सूती वस्त्र में जल्दी आग नहीं पकड़ता है, और आग पकड़ भी अगर लेता है तो वो शरीर से चिपकता नहीं है क्योंकि उसमें राख बनता है। तो इस वजह से क्या होता है, रसोई में काम करते समय सूती वस्त्र पहनने के लिए कहा जाता है कि अगर कभी दुर्घटनावश आग लग भी जाए तो संश्लेषित रेशों की अपेक्षा सूती वस्त्र में काफी राहत होती है। चलिए हम लोग देखते हैं रेशों की पहचान। भिन्न भिन्न प्रकार के रेशे होते हैं, हम कैसे उसकी पहचान करेंगे, कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो देखिए रेशों की पहचान उनके जलने की दर, जलने की गंध एवं प्राप्त राख के रंग आदि के आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सूती वस्त्र। सूती वस्त्र शीघ्र एवं पीली लौ के साथ जलता है, जलने पर उसमें कागज जलने जैसी गंध आती है तथा राख जो होता है वह भूरे रंग की होती है। ये सूती रेशों की पहचान है। रेशमी रेशों क्या पहचान है, तो रेशमी वस्त्र को जलाने पर शीघ्र ही जल जाता है तथा बालों के जलने के समान गंध आती है। जले हुए किनारे पर चिपचिपे दाने पड़ जाते हैं, इनकी राख में भी ये दाने पाए जाते हैं। ये रेशमी वस्त्र का पहचान है, रेशम की रेशों की पहचान है। उसके बाद देखिए ऊनी वस्त्र धीरे धीरे जलते हैं, इनको जलाने से बालों के जलने जैसी गंध आती है। अवशिष्ट पदार्थ काले रंग के गुब्बारे जैसा होता है। उसके बाद रेयन क्या है, तो रेयन वस्त्र जल्द ही जलकर पिघल जाता है तथा काले दाने से पड़ जाते हैं। इनके जलने पर कागज या रस्सी के जलने के समान गंध आती है। नायलॉन रेशों की पहचान है कि नायलॉन पिघल जाती है परंतु यह जलती नहीं है, ये प्लास्टिक की तरह होती है, आप इसको देख सकते हैं, यह आसानी से पिघल जाती है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है कि आज के जमाने में सभी के घरों में इसका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है और बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता है। तो देखिए गर्म अवस्था में प्लास्टिक को आसानी से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, इसलिए इससे बहुत तरह की वस्तुओं को बनाया जाना आसान हो गया है। इसी गुण के कारण आज हमारे दैनिक जीवन के उपयोग की काफी वस्तुएं प्लास्टिक की बनी हुई है। आप देखिए अपने घर के, अपने आसपास, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं और जिसका हम बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था एक समान नहीं होती है, कुछ में यह रेखीय तो कुछ में शाखीय होती है। अब देखिए यहाँ चित्र देख सकते हैं, ये जो है इसमें रेखीय व्यवस्था है और इसमें शाखीय है, मतलब ब्रांच निकला हुआ है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लास्टिक भी एक समान नहीं होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक होते हैं। तो प्लास्टिक के एक टुकड़े को मोड़ने का प्रयास कीजिए, आप देखिएगा, क्या देखिएगा कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं आसानी से मोड़ी जा सकती है, जबकि कुछ वस्तुओं को मोड़ने हेतु बल लगाने पर क्या होता है, यह टूट जाती है। आपने देखा होगा जब प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डाला जाता है तो उसकी आकृति विकृत हो जाती है, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। ऊष्मा के प्रति प्लास्टिक के उस गुण के आधार पर इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन भाग में बांटते हैं, तो एक को हम लोग कहते हैं ऊष्मा सुघट्य प्लास्टिक और दूसरा को कहते हैं ऊष्मा दृढ़ प्लास्टिक। अब ये ऊष्मा सुघट्य प्लास्टिक क्या होता है और ऊष्मा दृढ़ प्लास्टिक क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऊष्मा सुघट्य प्लास्टिक। वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और आसानी से मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक या ऊष्मा सुघट्य प्लास्टिक कहलाता है। जैसे पॉलीथीन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी। आपके घरों में पीवीसी का पाइप इस्तेमाल जरूर हुआ होगा, या फिर आप जानते होंगे कि पीवीसी के पाइप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है।
इसका उपयोग जो होता है किसका, ताप सुघट्य प्लास्टिक का, इसका उपयोग खिलौने, कंघी, बोतल तथा पाइप इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसको गर्म करने पर हम आसानी से मोड़ सकते हैं। और एक दूसरा प्लास्टिक होता है उष्मा दृढ़ प्लास्टिक। उष्मा दृढ़ प्लास्टिक को अंग्रेजी में कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर अधिक मुलायम नहीं होते हैं और उन्हें एक बार ही इच्छित आकार में ढाल सकते हैं, बार बार उन्हें हम इच्छित आकार में नहीं डाल सकते हैं, तो उस तरह के प्लास्टिक को हम कहते हैं उष्मा दृढ़ प्लास्टिक। अब देखिए, ऐसे प्लास्टिक उष्मा दृढ़ प्लास्टिक कहलाते हैं। ये ताप सुघट्य प्लास्टिक की अपेक्षा के अधिक कठोर और मजबूत होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं बेकेलाइट और दूसरा को कहते हैं मेलामाइन। एक हो गया बेकेलाइट और दूसरा हो गया मेलामाइन। यह उष्मा और विद्युत का कुचालक है। कौन? बेकेलाइट। तो बेकेलाइट जो होता है वह उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्था, टेलीफोन उपकरण के बाहरी ढांचे, रेडियो और टेलीविजन के कैबिनेट इत्यादि में बनाने के लिए होता है, क्योंकि यह उष्मा का भी कुचालक है और विद्युत का भी कुचालक है। और दूसरा होता है मेलामाइन। यह आग का प्रतिरोधक है, मतलब मेलामाइन प्लास्टिक में आसानी से आग नहीं लगता है तथा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। इसका उपयोग फर्श की टाइल बनाने में, रसोई के बर्तन बनाने में, कपड़े आदि बनाने के काम में आता है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, मेलामाइन का उपयोग जो होता है वो फायर ब्रिगेड में जो काम करते हैं कर्मचारी, उसके कपड़े भी बनाने के लिए किया जाता है। आप यहाँ देखें, संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु आग बुझाने वाले कर्मचारी के कपड़ों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जो कि उसको अग्निरोधी बनाती है, मतलब आसानी से उसमें आग नहीं लगता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लास्टिक एक वैकल्पिक पदार्थ। प्लास्टिक एक वैकल्पिक पदार्थ। आजकल कई खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अचार, सूखे मेवे आदि रखने के लिए प्लास्टिक के पात्र का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है। इसका कारण यह है कि ये हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं और मजबूत होते हैं। आप भी बाजार जाते हैं सब्जी लाने के लिए तो छोटा सा पॉलिथीन लेते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं कपड़े की दुकान तो पॉलिथीन में वो कपड़ा मिल जाता है, अन्य कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो आपको प्लास्टिक के डब्बा या प्लास्टिक में पैक करके दिया जाता है। वजह क्या है? ये हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं और मजबूत होते हैं। इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। धातुओं की अपेक्षा हल्की होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। आजकल बहुत सारे वाहन जो होते हैं उसका जो बाहरी ढांचा है वो प्लास्टिक का ही बना होता है, क्योंकि वो हल्का होता है, सस्ता होता है। प्लास्टिक के उपयोग की सूची असीमित है, इसकी सूची बहुत ज्यादा है। आप जहां भी देखेंगे आपको प्लास्टिक की वस्तुएं दिखाई देगी। अब चलिए हम लोग प्लास्टिक के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर क्या इसका गुण है जिसकी वजह से इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि प्लास्टिक जो होता है वो अक्रियाशील है। अन्य धातुओं, अन्य प्राकृतिक रेशों की तुलना में यह अक्रियाशील है, यह जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। आप देखेंगे कि लोहे जैसी वस्तुओं को नमी या वायु में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है? उसमें जंग लग जाता है, कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाता है, परंतु प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता है। प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग अनेक रसायनों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। मतलब बहुत तरह के रासायनिक पदार्थों को रखने के लिए, बहुत तरह के दवाइयों को रखने के लिए, बहुत तरह के खाद्य पदार्थों को रखने के लिए हम प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद देखिए दूसरा गुण क्या है? तो दूसरा गुण यह है कि प्लास्टिक हल्का होता है, सबल होता है और टिकाऊ होता है। मतलब हल्का भी है, मजबूत भी है और अन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक टिकाऊ भी है। प्लास्टिक काफी हल्के, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। इन्हें विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है। ये धातु से सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। ये इसका हो गया दूसरा गुण। अच्छा, अब देखिए तीसरा गुण क्या है? तो प्लास्टिक कुचालक है। किसका? उष्मा का और दूसरा विद्युत का। प्लास्टिक उष्मा का भी कुचालक होता है और विद्युत का भी कुचालक होता है। देखिए यहाँ पर है लिखा हुआ, प्लास्टिक उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। यही कारण है कि बिजली के तार के ऊपर प्लास्टिक का आवरण यानी कवर चढ़ा होता है। कढ़ाई का हत्था प्लास्टिक का बना होता है और बहुत सारी चीजें जहां पर हमें कुचालक वस्तु की आवश्यकता होती है वहां पर प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अब एक प्रश्न है कि पेचकस का हत्था प्लास्टिक का बना होता है, क्यों? आप सभी ने देखा होगा पेचकस, जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी स्क्रू को खोलने या कसने के लिए करते हैं। उसका जो हत्था होता है वहां पर प्लास्टिक का बना होता है। वजह क्या है? उसमें एक लोहे की मतलब एक तरह से बोल सकते हैं एक लोहे की नली होती है या लोहे का रॉड होता है। उसमें एक लोहे का रॉड होता है।
अगर हम कभी किसी कारण से किसी गर्म वस्तु पर या बिजली के तारों पर उसका इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें रबर का हत्था बना हुआ नहीं होगा, प्लास्टिक का हत्था बना हुआ नहीं होगा, तो करंट लग सकता है। तो उस करंट से, उस उष्मा से या उस विद्युत के झटके से बचने के लिए हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं उसका हत्था बनाने में, क्योंकि प्लास्टिक जो है उष्मा और विद्युत का कुचालक है। आप देखिए, आज के समय में प्लास्टिक का उपयोग मेडिकल साइंस में भी होने लगा है। प्लास्टिक का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल उद्योगों में भी व्यापक पैमाने पर होता है, जैसे दवा की गोलियों को पैक करने में, घावों को सिलने वाले धागों को बनाने के लिए, सिरिंज, डॉक्टर के दस्ताने और विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय यंत्र हेतु भी हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में उष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्रों को प्रभावित नहीं करती है। तो माइक्रोवेव ओवन में भी कुछ ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है जिसमें खाना पकाने से खाना तो पक जाता है, परंतु प्लास्टिक को किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, हम लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज जानना है, नॉन स्टिक बर्तन। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में नॉन स्टिक बर्तन होता है जिसमें तेल और पानी नहीं चिपकता है। बहुत तरह की चीजों को फ्राई करने के लिए, तलने के लिए हम लोग प्रायः नॉन स्टिक बर्तन का उपयोग आजकल करने लगे हैं। तो टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है। इसका प्रयोग भोजन पकाने वाले नॉन स्टिक बर्तनों में किया जा रहा है। क्या आपके घरों में नॉन स्टिक बर्तन का उपयोग होता है? कमेंट करके जरूर बताएं। जितने ज्यादा हम प्लास्टिक के चीजों का उपयोग कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा हमारा पर्यावरण जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है, पर्यावरण को उतना ज्यादा हानि पहुंच रही है। हमारे घरों तथा अस्पतालों आदि में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है। अंत में ये प्लास्टिक कूड़े कचरे में चले जाते हैं। आज प्लास्टिक का निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आप भी अपने घरों के आसपास, अपने मोहल्ले के आसपास, अपने शहर के आसपास देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां प्लास्टिक के कचरों का अंबार लगा हुआ है, और चूंकि वो सड़ता गलता भी नहीं है, तो बहुत दिनों तक उस कचरे को एक जगह बहुत दिनों तक वो कचरा हमारे लिए समस्या बना होता है। उसका निपटान कैसे हो, यह भी एक समस्या बनी होती है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया इस जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, है ना, बायोडिग्रेडेबल। और दूसरे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक अपघटकों द्वारा आसानी से विघटित नहीं होते हैं, उन्हें हम जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं सॉरी नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कचरों की अपघटन में लगा समय उनकी प्रकृति तालिका में दी हुई है कि किस पदार्थ का अपघटन कितना जल्दी होता है, कितना देर से होता है। आप देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है। तो सब्जी और फल के छिलके, बचा हुआ भोजन इत्यादि जो है, इनके अपघटन में 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है। ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। कागज को अपघटित होने में 10 से 30 दिन का समय लगता है, यह भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। सूती कपड़ा को अपघटित होने में 2 से 5 माह का समय लगता है, यह भी जैव निम्नीकरणीय है, क्योंकि इन सभी का अपघटन हो रहा है। लकड़ी को अपघटित होने में 10 से 15 वर्ष का समय लगता है, यह भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ऊनी वस्त्र के अपघटन में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, यह भी जैव निम्नीकरण है। लेकिन देखिए, टीन, एल्युमिनियम, अन्य धातुओं के डिब्बे, इनको अपघटित होने में 100 से 500 वर्ष लग जाते हैं। इन्हें हम जैव निम्नीकरणीय वस्तु नहीं कहेंगे, ये जैव अनिम्नीकरणीय वस्तु है। प्लास्टिक की थैलियां अपघटन कई वर्ष लग जाते हैं, यह भी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अब देखिए, चूंकि प्लास्टिक अपघटित होने में अनेकों वर्ष लग जाता है, अतः यह पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं तथा पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जब संश्लेषित पदार्थों को जलाया जाता है तो यह आसानी से पूरी तरह नहीं जल पाता है। इसे पूरी तरह जलने में लंबा समय लगता है। साथ ही साथ काफी मात्रा में विषैला धुआं निकलता है, जो कि वायु को बहुत ज्यादा प्रदूषित करता है। अब बात है कि इस समस्या का हम समाधान कैसे कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान आप कैसे कर सकते हैं? प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण से बचाव के उपाय। तो प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण से बचाव का सबसे बड़ा उपाय क्या है? कि हम प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ अगर हम उसको रीयूज कर सकते हैं तो रीयूज करें, और उसका निपटान काफी अच्छे तरीका से करें। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं कि जहां तक संभव हो सके हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। उपयोग के उपरांत प्लास्टिक की थैलियों का निपटान सही तरीके से करना चाहिए ताकि पर्यावरण पर दुष्प्रभाव नहीं पड़े, और प्लास्टिक की थैलियों के जगह पर कपास या जूट से बने हुए थैले का प्रयोग हमें करना चाहिए।
भोजन रखने के लिए प्लास्टिक की जगह स्टील के डब्बे का प्रयोग लाना चाहिए। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा करके विभिन्न तरीकों से अलग निस्तारण करना चाहिए। आपने देखा होगा अगर आपके यहाँ कचरा उठाने वाला आता है, जहाँ हम कचरे को ले जा करके जमा करते हैं, तो वहाँ पर 2 तरह के डब्बे होते हैं, एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के लिए और एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ के लिए, ताकि उसका अलग अलग प्रकार से निस्तारण हो सके। अब चलिए हम लोग इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, प्लास्टिक का पुनः चक्रण। अब देखिए 4R सिद्धांत एक होता है। 4R सिद्धांत को हमेशा आप याद रखें। उसमें 4 R होते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। रिड्यूस प्लास्टिक का उपयोग कम करें, रीयूज पुनः उपयोग करें, रिसाइकल पुनः चक्रित करें और रिकवर पुनः प्राप्त करें। ये जो 4R का सिद्धांत है हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इससे प्लास्टिक का हम कम से कम उपयोग करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। एक प्रश्न पूछा जाता है कि 4R सिद्धांत में 4R का फुल फॉर्म लिखें। तो पहला R रिड्यूस, दूसरा R रीयूज, तीसरा R रिसाइकल और चौथा R है हमारा रिकवर। देखिए यहाँ पर रेड कलर से बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। प्लास्टिक मानव जाति के लिए अभिशाप है। यह जल्दी नष्ट नहीं होता है। इसे जलाने पर जहरीली गैस निकलती है जो मानव जाति के लिए काफी खतरनाक है। इससे मिट्टी, पानी, खाद्य पदार्थ और जलवायु दूषित होता है। पॉलीथीन मिट्टी की उर्वरा शक्ति को खत्म कर देता है। इससे जमीन बंजर बनती जा रही है। पॉलीथीन के कारण ही भूमिगत जलस्तर नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि जमीन में पॉलीथीन पड़ा हुआ है। अब जब बरसात का पानी उसमें रिस के अंदर जाने का जगह है, पॉलीथीन तो उसको बंद कर दिया, अब पानी अंदर जाएगा नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, जलस्तर बहुत नीचे चल जाएगा। पॉलीथीन को जब जमा करते हैं, अगर हम उसको जलाते हैं तो बहुत सारी विषैली गैसें बनती है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। मानव जाति के लिए या फिर समस्त जीव जंतुओं के लिए वो खतरा है। तो इस तरह से प्लास्टिक जो है संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अभिशाप है। आप सभी से अनुरोध है, विनती है कि प्लास्टिक का जितना हो सके कम से कम उपयोग करें। तो आज की इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।